पलक कुमारी, नॉट देयर। मोहम्मद रिजवान, इंद्र कुमार, प्रेजेंट सर। सुशील कुमार। सर बेस्ड ऑन दैट यूनिट 12, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ यूनिट के लिए, जो दिस वाज अ कंसेप्ट। इस मेथड को वी डिसाइड, जैसे 1 mm बराबर 1 mm, और अगर 1 mm को इंटू 10 कर दिया जाए तो वो बन जाता है 1 सेंटीमीटर। और ये ऑलरेडी दे चुके हैं ग्रुप में। हाँ, और इसमें से 1 इंच इक्वल टू 25.40 mm, और अगर इसे 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए mm को, तो हमें मिल जाता है 2.54 सेंटीमीटर। यानी ये 1 इंच की वैल्यू के अंदर 2.54 सेंटीमीटर का वैल्यू हमें दिखाई देगा। सेम केस 1 इंच में, 1 इंच को अगर 12 से इंटू कर दोगे तो 12 बराबर बन जाएगा 1 फीट। रीज़न क्योंकि 1 फीट में 12 इंच का वैल्यू अवेलेबल होता है। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, और अगर 1 फीट इक्वल टू 12 इंच हो जाएगा तो 1 फीट की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ध्यान रखना, इसमें सिंगल कोड इज मेंट फॉर दी फीट एंड डबल कोड इज मेंट फॉर दी इंच वैल्यू। गुड मॉर्निंग। इसी तरीके से 1 इंच इक्वल टू 12 इंच, और अगर इसके 1 फीट के हमें यूनिट निकाल लो mm के अंदर, तो हमें मिल जाएगा 12 इंच को 12 की वैल्यू को 25.40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आउटपुट आ जाएगी आपका 304.80 mm। तो 80 mm 1 फीट के अंदर। यस, ये क्योंकि 1 इंच लिखा हुआ, 1 इंच में 12 इंच अगर हम लगा दें, अगर 12 इंच को हम ये वैल्यू लगा दें पूरी इतनी, तो ये हमारी 1 फीट के बराबर की वैल्यू है। यहाँ पर 1 फीट लगा दो, 1 फीट, यानी अगर 1 फीट की वैल्यू है तो 1 फीट की वैल्यू हमें मिल जाती है 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। क्या बात। और ये 12 इंच की वैल्यू हमारे को मिल रही है, और 12 इंच में यानी 1 फीट बराबर 12 इंच के हैं, और 12 इंच में अगर हम 1 फीट की इंच की वैल्यू देखें तो ये आता है 25.40 mm 1 इंच का वैल्यू। ये 1 इंच की वैल्यू है। तो अगर इसको 1 इंच की वैल्यू से हम अगर कर दें, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 इंच, इसे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो इसका मतलब जब हम 12 इंटू 1 इंच की वैल्यू को इस्तेमाल में लेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी ये वाली। लेकिन इसको अगर हम स्वैप कर दें वैल्यू को, तो ये 1 इधर करके इंटू बाई 12 कर दें यहाँ पर, तो ये वैल्यू एकदम करेक्ट हमारे को मिल जाएगी। ये बन जाएगी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू। 1 फीट इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू 12 बिकम्स, ये वैल्यू की आ जाएगी हमारे पास 304.8 mm, राइट। और ये 304.8 mm जब 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर की वैल्यू, जो कि 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर अवेलेबल होंगे, ये 1 फीट की वैल्यू होगी। दूसरा 1 यार्ड बराबर 36 इंच। यार्ड का मतलब यहाँ पर गज से है, यानी 1 गज में 36 इंच अवेलेबल होंगे। और अगर हम इसको 36 को 12 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 3 फीट, यानी 1 गज में 3 फीट का वैल्यू हमें दिखाई देगा। ठीक है, राइट। यानी 1 गज बराबर 3 फीट। तो इसकी वैल्यू हमें 3 फीट के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। इसके बाद एक और आ रहा है 1 इंच, अगर 1 इंच के बराबर है तो इंटू बाई 12 जब हो जाएगा तो 1 फीट की वैल्यू वो डिज़ाइन कर देगा। यानी ये वही सेम वैल्यू है जो ऊपर हमने यहाँ पर मेंशन करी। अगर 1 को 12 बार लिखा जाएगा तो वो बन जाएगा 12 इंच, और 12 इंच बराबर हो जाएगा 1 फीट। तो वैल्यू यहाँ पर भी उसी तरीके से मेंशन की गई है, उसी को फॉरवर्ड पॉइंट पर लाने के लिए। अब यहाँ 1 इंच बराबर 25.40 mm की वैल्यू जो दी गई है, वो 12 इंच को अगर हम इंटू बाय वैल्यू के साथ जोड़ दें तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर इंटू, इधर डाल दो इंटू 12 इंच। ये सेम वैल्यू जो ऊपर लिखी गई थी ये हमें यहाँ पर मिल रही है। उसकी सब डिवीजन हमें 10 से डिवीजन मिल रही है mm के वैल्यू के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग।
और ये 30.488 हम सेंटीमीटर के वैल्यू में सिंपल मिल रहा है। तो यानी अब ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस है, राइट। लिखने में इसलिए डिफरेंस है, यहाँ पर पहले फीट को दिखाया गया जो कि 1 इंच को 12 से इंटू कर दिए तो 1 फीट की वैल्यू बन जाती है, और इधर दिखाया गया कि 1 इंच को अगर हम इस यूनिट को 12 से इंटू कर दें 1 इंच की यूनिट की वैल्यू को, तो 304.80 mm का वैल्यू मिल जाएगा, और उसे डिवीजन 10 बाय दे दोगे तो आपको 30.48 का वैल्यू हमें दिखाई दे जाएगा। और वही सेम चीज़ 1 फीट को अगर हम लिखें तो 12 इंच इंटू 3 अगर हम कर दें तो बन जाता है 36 इंच, और 36 इंच को 3 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाता है 3 फीट, और 3 फीट में बराबर होता है 36 इंच की वैल्यू। तो इसका मतलब 3 फीट जो है वो ये एक यार्ड की वैल्यू है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच इक्वल टू 3 फीट। और अब ये आ गया 12 इंच को अगर हम लिखें बराबर, वो 1 फीट की वैल्यू के बराबर की वैल्यू होगी, और अगर 1 फीट को इंटू बाय 3 करोगे तो ये बन जाता है 36 इंच। अब लिखने की वैरायटी अलग अलग, यानी हमें पता लग जाए कि लिखने में इसको कैसे लिखा जा सकता है। बिल्कुल यस, ये बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से, हाँ यस, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, अब इसमें से अगर इसको 25 इंटू 40 से वैल्यू को कर दोगे तो 3 फीट यानी 1 यार्ड में इतने mm को इंटू कर दोगे इस mm से, तो वो इतने mm की वैल्यू आ जाएगी 1 यार्ड में, यानी 1 यार्ड इक्वल टू 914.40 mm। 1 यार्ड में, 1 गज में 914.40 वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। और अगर उसी को 10 से डिवीजन करके mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 91.44 सेंटीमीटर, यानी ये 1.44 सेंटीमीटर किसके बराबर है, वो है 3 फीट के बराबर, जो कि 36 इंच की वैल्यू की यूनिट हमें दिखा रखी है। अब ऐसी है, ज़्यादातर मिलीमीटर का इस्तेमाल हमें मिलेगा, मिलीमीटर, हाँ ज़्यादातर। और इसके बाद हम और आज का नेक्स्ट ऑनवर्ड टॉपिक लेंगे जिसमें हमें और क्लैरिटी मिलेगी। अब ये आ गया 1 मीटर। 1 मीटर में आपके होता है 39.37 इंच, 39.37 इंच, और ये 39.37 का अगर मुझे यहाँ पर मिलीमीटर निकालना है, यानी 1 मीटर का मिलीमीटर, तो वो निकलेगा 25.4 से इसकी वैल्यू को डिवीजन दे दी जाएगी, यानी कि इंटू कर दिया जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर जब ये इंटू कर दोगे दैट्स गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू अ सेम एज 1000 mm। अब देखने के लिए यहाँ चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। तो मैंने कैलकुलेटर का ऑन लिया पोजीशन, ये आ गया मेरे पास कैलकुलेटर। अब इसमें लिखते हैं 39.372 25.40 बराबर 999 यानी 999.9998। तो ये 1000 का वैल्यू जनरेट हो जाएगा, क्योंकि दिस वैल्यू इज मोर देन 5। अगर ये वैल्यू मोर देन 5 राउंड फिगर में 0 कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये बन जाएगा 1000 का वैल्यू। और इस तरह से 1000 की वैल्यू को 10 से जब डिवीजन दे दोगे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबकी तरफ भी है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 2.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? क्वेश्चन ये है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 250, 2.5, 250 इंटू बाय 100 का वैल्यू आ जाएगा वही 2.5, राइट। तो 2.5 में मतलब 250, 25। तो यानी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीज को सिलने के लिए हमें 2.5 मीटर का इस्तेमाल लेना पड़ता है, और इस तरह से एक सूट सिलने के लिए 5.5 से 6 मीटर का कंसेप्ट भी लगाया जा सकता है, यानी उस केस में मिलीमीटर सेंटीमीटर की कंसेप्ट हमें मिल जाती है।
इसी तरीके से अगर इसी वैल्यू को अगर हम किलोमीटर की तरफ ले जाएं तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है तो अगर 1000 को इस 1 मीटर से इंटू कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएंगे इतने इंच, 39,370 इंच बराबर 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर में हमें इतने इंच दिखाई देंगे। अगर यही सेम चीज डिवीजन बाय 25.40 से कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं इतने मिलीमीटर। यानी देखो 10 लाख mm। और अगर यही 10 लाख mm को 10 से डिवीजन दे दिया जाए सेंटीमीटर बनाने के लिए तो बन जाता है लगभग 1 2 3 4 10 लाख। ये आ गया 10 लाख, यानी 1 लाख का पॉइंट। कैसे 1 लाख, 1 लाख, ये 1 लाख, ये 10 लाख, ठीक है राइट, क्योंकि इसमें एक जीरो माइनस हो रही है इसलिए, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारे को ये फीचर समझ में आना शुरू हो चुका है। ये इन यूनिट को हमने कैलकुलेट करवा। अब यहाँ पर दूसरी बात एक आ रही है आस्पेक्ट रेशियो, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये 1:1 का मतलब हो गया 100-100। जैसे एक तराजू में आप जब सामान को तुलवाते हो तो उस समय एक साइड पे रखा जाता है पार्ट, एक साइड पे रखा जाता है सामान। तो अगर पार्ट और सामान के वेट में डिफरेंस आ जाएगा तो मिसबैलेंस हो जाएगा, यानी वो इक्वल नहीं माना जाएगा। लेकिन जब 1 किलो के अगेंस्ट 1 किलो का सामान रख दिया जाए तो बराबर की वैल्यू मानी, तो इसलिए उसे बोला जाता है 1:1, यानी जो लेफ्ट में है वही राइट में है। इसलिए अगर 100 लेफ्ट में है तो 100 ही राइट में हमें दिखाई देगा। तो इसलिए पहली वैल्यू हमें 1:1 की ले ली, 100% वैल्यू एज ओरिजिनल। दूसरी वैल्यू हमने ले ली 100:100 का 1:1। तो ये 1:1 का जो मेन कंसेप्ट है वो 100/100 का वैल्यू मिल गया। यानी अगर 100 का 100 से भाग कर दोगे तो 1:1 ही दिखाई देगा। दूसरा 1:2, जैसा कि हमें मालूम है डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर 2 पॉइंट मिलते हैं हमें। यानी पहली वैल्यू जो 1 लिखी गई है ये पहली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी और दूसरी जो रेशियो के बाद वाली लिखी गई है वो डिवीजन होगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया अगर ये वैल्यू 1 बराबर 100 है तो रेशियो 2 वैल्यू जो है वो 50 के बराबर की होगी, यानी डिवाइड बाय 2। यानी 100 को अगर 2 से भाग कर दोगे तो 2 का विजुअल जो मिलेगा क्या मिलेगा 50, आधा। तो ये हाफ बॉडी माना जाता है। इस तरह से 1/3, ये 1/3 माना जाएगा, राइट। और इसको 100 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो हमें ये मिल जाएगा 33.333। सेम केस 1:4, यानी अगर 100 को 4 से भाग करोगे तो पर यूनिट मिलेगा 25 पैसे। क्लियर, राइट। और ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब जैसे मैंने लास्ट सेशन में ये भी पूछा था एक क्वेश्चन कि ये 1 फीट इक्वल टू 1, ये उधर लिखा गया 18 इंच, इधर लिखा गया 1.5 फीट। यानी अब लिखने में तीनों में डिफरेंस है लेकिन वैल्यू तीनों सेम है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 फीट 6 इंच और ये लिखा गया 18 इंच और ये लिखा गया 1.5 फीट। लिखने में डिफरेंस है, वैल्यू तीनों सेम है। इसका मतलब पहले देखा जाए कि 1 फीट में होते हैं 12 इंच, 12 प्लस 6 18 इंच, तो 18 इंच वैल्यू इस 1.6 की वैल्यू के बराबर की। और यही सेम 1 फीट 5 फीट 1.5 फीट बराबर वही सेम 18 इंच के बराबर की वैल्यू ही है, सिर्फ लिखने में डिफरेंस है। जैसे आपसे एक एग्जांपल लिया गया कि मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे लिखना है 1.5 रुपया, तो क्या लिखा जाएगा 1.5, क्या पैसा लिखा जाएगा कि रुपी लिखा जाएगा, रुपीस। यानी लास्ट यूनिट क्या आ जाएगा रुपीस, यानी 1.5 रुपी, वो आ गया 1.5 रुपया। लेकिन अगर बोला जाए पैसे लिखो तो आ जाएगा 150 पैसा। लेकिन लिखा जाए डेसिमल रुपी लिखो तो क्या लिखोगे,
इसमें लिखो 1.5 और 1.5 का मतलब हो गया 1 रुपया 50 पैसे, यानी 1.50 वो 150 वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया 50 पैसे की। उस केस में हमें लिखने में ऐसा लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं लिखने में कैसा लिखना पड़ेगा। ये चीज़ नोटिस में रखनी, क्योंकि मैं हर बार जब अब अगली बार यूनिट चेंज करूंगा तो ये वैल्यू बार बार आएगी और ये वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू में कंफ्यूजन आ गई तो समझ लो आगे जितने भी यूनिट जाने वाले हैं सब बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए इस यूनिट पे थोड़ा सा फोकस करके चलना है, राइट। तो इसके लिए सिलेक्ट नाउ, जैसे मैंने लिख दिया 1 रुपया 50 पैसे, 150 पी का मतलब पैसा। इधर मैं लिख देता हूं आगे, ये किसके बराबर है? 1.5 रुपए के बराबर। तो 1.5 रुपए में कैसे लिखेंगे? 1 रुपया 50 पैसा, रुपी 50 पैसा। ठीक है, राइट। ये लिखने में समझ में आ रहा है, राइट। अब यानी इसके और इसके लिखने में डिफरेंस आएगा, बोलने में डिफरेंस आएगा, और इसके बाद फिर एक और आ जाएगा 1.5 रुपया सीधा। तो 1.5 रुपये में क्या आ जाएगा? 1 रुपी 50 पैसा, ये जैसा अभी आ रहा था, लेकिन लिखने में आएगा 1.5। 1.5 ये 1.5 रुपी आ जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, यानी ये पोजीशंस हमें इस तरह से लिखने में दी जा सकती है। अब ऐसे ही एक और ले लेते हैं। मान लो अगर मैंने लिख दिया 2.75, ये जो मैंने लिखा, ये इधर लिख दिया 2 फीट, इसको मैंने लिख दिया 2 फीट 75 इंच, या ऐसा लिख दो सिंपल 3 इंच। तो ये क्या है? 2 फीट 3 इंच बराबर किसके? ऑनलाइन में कोई बता सकता है 2 फीट बराबर कितने विजुअल्स में लिखा जाए? 27। किसका आंसर है? 2.25 आपका। और आपके हिसाब से कुछ अंदाजा? आपके हिसाब से? और आपके हिसाब से? विनीत, सर, आपके हिसाब से? समझा नहीं। 2 फीट 3 इंच टोटल कितना हुआ सर? कितना इंच हुआ? हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। 39 इंच हो गया। 39? हाँ, 39 इंच टोटल। 39 इंच? यस सर। रॉन्ग। सर कैसे? एक फीट में 12 इंच होते हैं ना? 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 2 फीट हो गया 12 दूनी 24। 24 और 3। और ओ सॉरी सर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सर गलत हो गया। हाँ हाँ, 27 इंच। मैंने 27 इंच होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है यानी सर। यहाँ पर आप लिखोगे इक्वल टू 27 इंच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 फीट का मतलब 12 + 12, यानी 1 फीट में 12 इंच होते हैं। फिर 1 फीट और है, यानी 2 फीट है, 2 फीट लिखा, यानी 12 + 12 + 3। इसको 2.25 फीट ही बोला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हमने सही आंसर दिया था। ये 2.25 फीट ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 1 रुपए को 4 भाग में बांट दोगे तो 25 जो बन जाता है, 1.25 बन जाता है। और 0.5 क्या बन जाता है? आधा, यानी 1.5। और 0.75 क्या बन जाता है? पौना। और फिर उसके बाद पूरा आ जाता है 2। क्लियर, राइट? मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। पैसे गिनने में दिक्कत तो नहीं होती।
नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं आपसे बोलूं कि मुझे 5 रुपया 12 आना रुपए दो। हाँ, नहीं, 12 आना आपके घर में सब जगह यूज होता है ये वाला। अब मैं समझाता हूँ इसको, अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। हाँ, पौने दो 75 हो जाएगा। ये देखो, ये हो जाएगा 3 है, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये पौना का मतलब 9 से है। अब जब मान लो आप घड़ी पे टाइम देखते हो, तो घड़ी पे टाइम जब देखते हो तो जब सुई, बड़ी सुई 9 के ऊपर होती है और छोटी सुई 8 पर होती है, तो उसका मतलब क्या होता है? पौने 8। यानी बड़ी सुई जब 8 पर होती है, सॉरी, बड़ी सुई जब 9 पर होती है और छोटी सुई जब 8 पर होती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? पौने 8। पौने 8। यानी अगर वही सेम चीज सुई 3 पर होती है और 8 पर होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आ रही बात? रही। अगर वही सेम चीज 6 पर होती है सुई, तो 8.5। यानी 9 का मीनिंग किससे जुड़ गया? पौना से। समझ में आ रही? राइट। ऑनलाइन सबको समझ में आ रही? राइट। यस सर। यानी जब पौना का वैल्यू लिखा जाता है, तो पौने वैल्यू में हमें ये सारी चीजें इस हिसाब से लिखनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने अभी क्वेश्चन किया था कि 2 फीट 9 इंच का मतलब आ गया क्या? 2 फीट 9 इंच का मतलब क्या आ गया? ये कितना हुआ? पौने 3। ये पौने 3 में काउंट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है। यहाँ पर इसको थोड़ा समझो कि अगर 0.25 को अगर हम मान रहे हैं सवा, राइट, और 0.5 को मान रहे हैं आधा, ठीक है, राइट, आधा, और 0.75 को मान रहे हैं पौना। यही तो समझते हैं, और क्या करना है? ठीक है। यानी ओवरऑल, यानी अगर हम बोलते हैं 20 मिनट, 20 मिनट कब होते हैं? 20 मिनट कब होते हैं घड़ी पे? 20 मिनट कब होते हैं? जब सुई 4 पर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक डिजिट पे 5 मिनट का डिफरेंस है। तो वही से यही चीज समझनी है। पौना वही है, 9 का मतलब पौना से हो गया, और पौना क्या मतलब, क्योंकि जब हम बात करते हैं पौने 9 बजने का मतलब क्या हुआ? 9:45। हाँ, यानी 9:45 या 9 बजने में 15 मिनट बाकी, 9 बजने में 15 मिनट बाकी। तो यानी जहाँ पर 15 मिनट की बात आ जाएगी, वो सवा की वैल्यू में काउंट में चलती रहेगी, और जहाँ पर 45 आ जाएगी, वहाँ पौने के वैल्यू में काउंट में चलती रहेगी। तो यानी ये दोनों के रेशियो वीडियोस को कैलकुलेट करवा के हमें आउटपुट निकालना। ठीक है। तो यानी ये 0.75 पौना हो गया, और उसके बाद आ गया 100। इसका मतलब है फुल, फुल यानी कंप्लीट, फुल और कंप्लीट, फुल और कंप्लीट। कंप्लीट कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। हाँ, 60 होता है, 60 पूरा घुमा, एक चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर। ठीक है। यानी जब घड़ी एक निडल पूरा सर्कल डिजिट में काउंट में ले लेती है, तो उसे 1 सर्कल कैलकुलेशन बोला जाता है। लेकिन उन सर्कल को काउंट करने के लिए उसने कितने डिजिट पार करे? 12 बजे के बाद 13 होता है, मतलब एक नहीं होता, 13 होता है, और रात का 1 होता है। तो वो जो जैसे 11 23 होता है, हाँ, उसका रीजन है क्योंकि उसके बाद नया दिन शुरू हो जाता है। हाँ, वो जो रेलवे टाइम है,
जो रेलवे टाइम है वो 12 के बाद 00 हो जाता है। यानी रेलवे जो टाइम है वो 0 यानी 12 बजे से ऑनवर्ड ये कंटिन्यू करता है। हाँ, वो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही नया दिन चढ़ता है तो नया शुरुआत होती है। 24 इसलिए वो रेलवे टाइम है, दोनों का टाइम है, यानी एक नॉर्मल टाइम और एक रेलवे टाइम। रेलवे टाइम हमेशा 13, 14, 15, 16 से चलता है। आप कभी भी रेलवे स्टेशन में जाके देख लो कि उसमें जो ऊपर की जो डिजिट घड़ी लगी रहती है वो इसी मेथड पे चलती है। लेकिन अगर नॉर्मली हम अपनी इंडिविजुअल घड़ी को देखेंगे तो हम उसको 13, 14 नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं 12 के बाद 1, 2, 3, 4। तो उसका रीजन हमारी घड़ी इंडिविजुअल लोकल सेंस पे चलती है और वो रेलवे टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलती है। दोनों में एक डिफरेंस हमारा ये चलता है, राइट। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लेके चलें, यानी अगर मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर 1 फीट पर लिख दिया आगे 25, तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 इंच का मतलब हुआ सवा। ठीक है, राइट। अगर यही सेम चीज मैंने इसके सवा की बजाय 5 कर दिया होता, 50, तो ये 1.5 फीट हो जाता। लेकिन ये 1.5 फीट लिखने में ये गलत आ रहा है, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा? 1.5 फीट, ये हटा दिया जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसमें से इसका मतलब है अगर 1.5 फीट बराबर कितने इंच के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 इक्वल टू, अब प्रूव करना है हमें, इक्वल टू 12 इंच, यानी 1 इक्वल टू 12 इंच। और ये 1 क्या है? 1 फीट है असल में। और फिर 1 फीट के साथ आगे क्या जुड़ा हुआ? 0.5 का मतलब है आधा। तो 17 इंच हो गया। 6 इंच और जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, इसके आगे आ जाएगा 6 इंच, क्योंकि 6 इंच क्या है? आधा फीट। यानी 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। तो ये 18 इंच किसके बराबर हो गया? 1.5 फीट के बराबर हो गया। लिखने में डिफरेंस आएगा। इसलिए मोस्टली क्या होता है, जब हमारे पास जब यूनिट फाइल आती है तो उस यूनिट फाइल में चीजें लिखी रहती हैं। उसका रेशियो निकाला, बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये वैल्यू हमें अंदाजन मिल जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब मैं लिखने में देखो क्या लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 1.5 फीट। 1.5 फीट का मतलब साफ है 1.5 फीट। हाँ, ठीक है। अब दूसरी चीज है, 1.5 फीट की वजह मैंने कर दिया 1 फीट। दोनों में लिखने में डिफरेंस दे रहे हैं। एक लिख रहा हूँ 1 फीट, आगे लिख दिया मैंने 6 इंच, ये भी 1.5 फीट माना जाएगा। लेकिन डिजिट में लिखने में यहाँ पर फीट लास्ट आ गया, इधर फीट एंड डेसिमल आ गया। दोनों में डिफरेंस फीट डेसिमल का। हाँ, वहां पर जहां पर पॉइंट आ गया वहां पर डेसिमल आ गया। और डेसिमल का मतलब हो गया कि एक वैल्यू हमारी फीट की चलेगी, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कौन सी चलेगी? इंच की वैल्यू। पहले वाली वैल्यू फीट की, दूसरे वाली वैल्यू इंच की। यानी बिफोर द डेसिमल वाज द फीट एंड आफ्टर द डेसिमल बिकम्स इंच वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज को अलग अलग कैलकुलेट किया गया, इसलिए लिखने में हमें इसका डिफरेंस अलग तरीके से देना पड़ता है। हाँ, ये ग्रुप में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो स्नैपशॉट खींच लो। इसका पूरा मैं आपको कॉपी दे देता हूँ, यहाँ तक ग्रुप में डाल देता हूँ इसको। तो ग्रुप में एक हाई मैसेज भेजो मेरे को एक बार। अपने ग्रुप में एक हाई मैसेज भेजो, कोई भी एक और। ये आ गया रिजवान आपकी तरफ से। ये यूनिट की फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ यहाँ पर, और इस पे वो सारी चीज लिखी हुई है जो आज हमने समझी। यस, गज को याद, ये आगे राइट। इसमें वो सारी यूनिट जो मैंने आज आपको बताया क्लास में, एस्पेक्ट रेशियो क्या है और उसकी
पैसा की लिखने की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, और फुल क्या है, और पौना क्या है, आधा क्या है, और सवा क्या है, और कंप्लीट बॉडी। हाँ, रेंडमली मैं अभी पूछता हूँ। हाँ, 1 मीटर में 39.37 वो है आपका इंच। 37 जो है वो इंच की वैल्यू है, और इंच की वैल्यू को अगर हम काउंट में करेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपके सामने, ये वाली एक तो 36 इंच आ रहा है, एक आ रहा है ये 39.37, ये वैल्यू आके मीटर के लिए, 1 मीटर में इतने इंच अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 1 मीटर में कितने इंच होंगे, ये इंच की वैल्यू बताई गई है। और इंच को अगर हम मिलीमीटर में काउंट में लेना चाहें तो उसको 25.40 से इंटू कर दोगे, यानी मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा 1000 mm। और 1000 mm को जब हम 10 से डिवीजन कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। 1 इंच में कितने? 1 इंच में 25.40 mm, और सेंटीमीटर होंगे आपके 25.40। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये आ गया 1 सेंटीमीटर 1 इंच का वैल्यू, यानी 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच की वैल्यू। यानी जब हम 1 इंच की वैल्यू बात करें तो वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होगी, यानी 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, उसके फिनाल्स बनते हैं, और उसके बीच में बिस्पास भी बनते हैं, वो अलग मैं आपको बताऊंगा, जैसे लैंड ग्राउंड। हाँ, वो एकड़ वाली। अभी हम यार्ड के बारे में डिस्कस नहीं, क्योंकि यार्ड में हमें पता है कि 1 यार्ड में 36 इंच होते हैं। इसके लिए अब मपाई करने का तरीका समझ लो कैसा होता है। मान लो मैं वही बता रहा हूँ, पहले विड्थ को ढूंढा जाएगा, फिर लेंथ को ढूंढा जाएगा। विड्थ और लेंथ को इंटू जब कर दोगे तो वैल्यू आपकी टोटल स्क्वायर फीट आ जाएगी, और स्क्वायर फीट को जब आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो आपका स्क्वायर यार्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 9 ही क्यों? अब 9 ही क्यों, कोई बता सकते हैं ऑनलाइन में 9 ही क्यों? अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो, यहाँ पर इसके बाद वाली लाइन, यानी अगर एक प्लॉट की जो वैल्यू है वो है 15 फीट चौड़ाई है, यहाँ पर मैंने 15 फीट लिख दिया है, लेंथ या विड्थ कर दो इक्वल टू 15 फीट, और इसकी मैंने लिख दिया हाइट इक्वल टू, लिख दिया मैंने 40 फीट। ठीक है, अब इसको करोगे विड्थ इंटू हाइट, फार्मूला यही है, इक्वल टू द टोटल स्क्वायर फीट। तो इस पे लिख दोगे स्क्वायर फीट SQ फीट, यही है ना, राइट? टोटल स्क्वायर फीट यही आएगा। इसका मतलब अब ये क्या हो रहा है, 15 को जब 45 से जब इंटू करोगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? 675 वाला है। 15 इंटू 45 बराबर 675। ये 675 क्या आया है, फीट आया कि इंच आया? फीट आया है। ये फीट आया है। ठीक है, अब इस फीट को डिवाइड बाय 9 कर दो और ओके कर दो, ये आपके गज आ जाएगा। 75 इंच, इंच नहीं, गज। गज, ओह हाँ सॉरी सर। 9 इंटू 9 का मतलब है 3 फीट में हमें मिलते हैं 1 गज। हम गज का स्क्वायर यार्ड निकालना चाहे 3 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 9, तो 9 से हमारा स्क्वायर यार्ड निकल आएगा। ये बात समझ में आ गई, राइट? 1 गज में 3 फीट होते हैं सर। 1 गज में 3 फीट होते हैं, और अगर 3 फीट को अगर 3 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 का आ गया स्क्वायर यार्ड। यानी अगर मुझे यार्ड की वैल्यू निकालनी है तो जो टोटल विड्थ आपकी और लेंथ आपकी हाई है
उसको 9 से डिवीजन कर दो और आपको स्क्वायर गज का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपने दिया था अगर ये 2 में डिवाइड हो मतलब 7.5 कर लो। नहीं यार जैसे मतलब जैसे फ्रंट तो हमारा 15 का हो गया हाँ, हाँ। और जो बैक है वो सिर्फ बताए तो हाँ, उस केस में फिर हमें 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि वो मकान सीधा नहीं है। उसको हम बोलते हैं या तो शेरमुआ प्लॉट होता है या गौ मुआ शॉट होता है, यानी घर का अलग तरीके का विजन। फिर उस केस में हमें 2 बार कैलकुलेटिंग लेनी पड़ेगी, लेंथ वाली अलग, विड्थ वाली अलग। उसमें फिर क्या निकाला जाता है, एक सीध निकाली जाती है पूरी, नॉट दी लेंथ एंड विड्थ, फिर सीध निकाली जाती है, उस सीध के हिसाब से टोटल वैल्यू निकाली। जैसे एग्जांपल है, ये प्लॉट है, एग्जांपल समझो, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखो, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये तो सीधा सीधा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इस प्लॉट में हमें थोड़ी सी गड़बड़ी दिखेगी। यहाँ जैसे मान लो पहले लाइन इधर आ गई सीधी, ये सीधा प्लॉट आ गया, और यहाँ से प्लॉट यहाँ से भी सीधा आ गया। हाँ, अभी करेंगे। अब इसको यहाँ टेढ़ा करेंगे ऐसा, और इस केस में इस प्लॉट को पीछे से भी टेढ़ा कर दिया, ठीक है। अब इस केस में पहले तो इसकी लेंथ निकाल लोगे, ये दूसरी विड्थ निकाल लोगे। लेंथ और विड्थ जो भी निकल आएगी वो वैल्यू टोटल हमारी इसकी स्क्वायर यार्ड की निकल आएगी, लेकिन इसकी स्क्वायर यार्ड गलत आएगी। अब इसकी स्क्वायर यार्ड को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट से सीधी लाइन खींच करके डालनी पड़ेगी, और ये स्क्वायर यार्ड हमारा इसका निकाला जाएगा। हाँ, यानी इसका स्क्वायर यार्ड इसका निकाला जाएगा, ना कि इसका। लेकिन इसका भी निकालने के लिए फिर हम क्या करें, पहले इसकी विड्थ देख लेंगे, फिर इसकी लेंथ देख लेंगे, और एट लास्ट जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका इनटू वैल्यू लेके 45 डिग्री एंगल से डिवीजन दे दो। 45 इसलिए क्योंकि ये एंगुलर बॉडी है, ये 45 डिग्री एंगल। उस केस में तो फिर वो प्लॉट का तो बंटा धार है, वेरिएशन आ जाती है, वो वेरिएशन हमें निकालनी पड़ती है। इस तरह के प्लॉट को कईयों को सूट कर जाते हैं, ये इस तरह के प्लॉट कईयों को सूट कर जाते हैं, यानी सूट कर जाते हैं। सूट का मतलब है कि मतलब बिहेवियर में ऐड हो जाते हैं। मान लो अब कहते हैं ना कि ये दवाई मुझे सूट नहीं करती, नहीं, पसंद नापसंद की बात नहीं है, सूट का हिसाब। सूट यानी कि मुझे ये फलेगा कि नहीं फलेगा, कंसेप्ट है, ठीक है। तो यानी इस तरह से कई लोग ऐसे घर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने देखा ऐसा, ये इसको वास्तुशास्त्र दोष मानते हैं, लेकिन अगर ये वास्तुशास्त्र का ये जो कंसेप्ट है, अगर किसी को फल जाए यानी कि रास आ जाए, तो समझ लो उसके बारे न्यारे हो जाए। समझ में आ रही बात? रही, यानी ये हर बार इनके यूनिट बदलते हैं, और हर बार इस यूनिट बदलने के बाद अगर इसके वैल्यू किसी को फल जाए, तो वो ये घर खरीदा हुआ उसे करोड़ों रुपए की इनकम दे सकता है। और यही सेम अगर ये मान लो नहीं फलता, तो ये जो भी उसके पास था वो भी उड़ा करके ले जाएगा। हाँ, वो फिर बारे न्यारे दूसरे हो जाएंगे। यानी ये कंसेप्ट वास्तुशास्त्र के हिसाब से जाना जाता है। तो ये जो है वास्तुशास्त्र दोष माना जाता है। और ये दोष भी कैसा होता है, मान लो आपने घर बना लिया, और घर बना के 2 BHK का मतलब 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, ये वैल्यू बना के आपने ले लिया मकान, और आपको मिल गया मान लो वो करीबन 70 लाख का, राइट। 70 लाख का आपने फ्लोर ले लिया। उस 70 लाख में आपने पैसा और जो लगाना चाहा, डेकोरेशन करनी चाहिए और अच्छी करनी चाहिए, तो करवा ली। कर करा के 1 करोड़ के आसपास आपने उस घर को पूरी रेनोवेशन करके फाइनल कर दिया। बारी उसकी रियल कॉस्ट की। रियल कॉस्ट यानी जब मार्केट का रेट बढ़ेगा तो उस पर क्या कॉस्ट आपको मिलने वाली है, वो डिपेंडिंग हो पर स्क्वायर यार्ड। यार्ड का मतलब वही आ गया गज, यानी आपका पर स्क्वायर गज कितने रुपए गज के हिसाब से मकान चल रहा है, ये आपका उस समय का रोल होगा। जैसे कहते हैं शेयर मार्केट में जब शेयर बढ़ता है तो पहले उसकी शेयर की वैल्यू मान लो 100 रुपए, मान लो मैंने 100 रुपए का खरीदा और उसकी रेट कॉस्ट होगी 500 रुपए, तो मैंने 5000 शेयर खरीद रखे हैं, तो 500 × 5000 हो जाएगा, यानी वो पैसा आपका बढ़ गया।
इसी तरह से जमीन में भी ऐसा ही कुछ होगा कि अगर 1 गज की जो कॉस्ट है, मान लो आपको 2 लाख रुपए पर गज के हिसाब से मिल रही है, तो आपका 100 गज का प्लॉट है, तो 2 लाख इंटू 100 गज, ये आपका 2 करोड़ का सीधा सीधा प्रॉफिट आपका निकलता है। यानी आपने खरीदा उसे 1 करोड़ में और बेचने की जो कीमत आपको अब जो मिल रही है वो 2 करोड़ मिल रही है, यानी डबल में टोटल अमाउंट। इसलिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट इसमें की जाए तो ज्यादा बेस्ट है। रियल एस्टेट इसे बोलते हैं, रियल एस्टेट प्रोसीजर। यानी रियल एस्टेट में लोग क्या करते हैं, मकान इसी तरह से खरीदते हैं और बेचते हैं। इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। वो इसी बेस पर बेचते हैं इस यूनिट के वैल्यू के अकॉर्डिंगली। अगर ये यूनिट का उसको अंदाजा नहीं होगा तो वो सेल परचेज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है गज का रेट क्या है, उसकी सर्कल रेट क्या है, उसका अंदर का इंटरनल प्रोसेस क्या है, तो उस फील्ड में वो जा ही नहीं पाएगा। तो यानी उसके लिए भी ये यूनिट हमारे बहुत कैलकुलेशन वाले चलने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे कैलकुलेशन के वेट विजुअल्स में जाएंगे इस प्रोसेस को लेकर के। तो इसमें अब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू मान लो ये 15 फीट है, तो मैंने यहाँ पर इसमें लिख दिया यहाँ पर 15 फीट, ये मैंने लिख दिया 15 फीट, और थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके, साइज बड़ा करके मैंने इसे कर दिया बोल्ड। और इसकी विजुअल्स में जो फॉन्ट का साइज है वो हमारा जो भी लगेगा विजुअल यहाँ पर दे देंगे। लेट्स से बोल्ड, फॉन्ट का साइज ये रहा, और मैंने इसको कर दिया फॉन्ट टाइप जो भी थोड़ा अच्छा सा बोल्ड, और इसके आगे लिख दिया इनटू इधर मैं लिख दिया 45 फीट। ये मैंने प्लॉट की साइज लिख दी। ये प्लॉट की साइज हमने लिख तो दी, अभी प्लॉट की साइज ये है कैसी, ये 15 फीट है, ये 45 फीट है। तो जब 15 इंटू 45 करोगे तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू हमें वहां पर लिखनी होगी। अब देखो मैं इसमें गज का वैल्यू समझाऊंगा, यानी 15 इंटू 45 बराबर 675, ये क्या आ गया, यार्ड आ गया, ये स्क्वायर यार्ड आ गया, यानी गज की वैल्यू। अब ये गज नहीं है, अब ये इंच फीट की वैल्यू है, ये टोटल स्क्वायर फीट है। तो टोटल स्क्वायर फीट है 675 स्क्वायर फीट। अब इसे मुझे गज में कन्वर्ट करना है, तो इसे करोगे डिवाइड बाय 9, ये आ जाएगा गज। डिवाइड बाय इसका मतलब 9 का मतलब हो गया 3 विड्थ 3 हाइट, 3 इंटू 3 बिकम्स 9 फीट। तो 9 स्क्वायर फीट का वैल्यू वहां पर हमें दिखाई दे जाएगा, और 9 स्क्वायर फीट का मतलब है 1 गज। ये बात क्लियर हो जाएगी, यानी 9 स्क्वायर फीट का मतलब आ गया 1 गज। तो 1 गज की कॉस्ट अब मैंने यहाँ पर दे दी, किसी डीलर ने बोला कि 1 गज की वैल्यू दे दी उसने, लाख, मान लो 5 लाख 5L, और मेरे पास ये अभी कितना है गज, 75 गज। 75। तो इसको इंटू कर दोगे 75 इंटू 75, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जो 5 लाख के हिसाब से 75 इंटू 3 करोड़ 75 लाख। ये 5 लाख हो गया, ठीक है, डन। ये आ गया पौने कितना, पौने 4 करोड़। पौने 4 करोड़। आप समझ आए, पौना समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। तो यानी इस तरह से हमें इसकी कीमत मिल जाएगी। अब अचानक क्या हुआ, ये वो जो 5 लाख की कीमत हमने देखी थी वो बढ़ गई, वो हो गई 5,75,000, 5,75,000। नहीं, वैसे एक अंदाजा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिट के हिसाब से। हाँ, इसमें गज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बहुत फर्क करेगा, एरिया एंड गज, ये बहुत फर्क होगा। मान लो अगर मैंने एग्जांपल में ले रहा हूँ उत्तम नगर या चंद्र विहार या फिर यूपी में गाजियाबाद, इधर की सस्ती जमीन मिल जाएगी। यानी अगर वो जमीन की कॉस्टिंग लेकर के अगर आप चलोगे तो कॉस्टिंग वहां पर मान लो अगर वो लग रही है 25,000 रुपये या 50,000 रुपये पर गज के हिसाब से,
50,000 पर गज के हिसाब से 50,000 इंटू 75 कर दोगे तो टोटल आपकी गज की नहीं, वो तो बहुत महंगा हो गया, वो तो बहुत महंगा हो गया। वो करीबन आपको करीबन 4.5 लाख रुपए की कीमत है वहाँ की, 4.5 से 5 लाख रुपए गज की कीमत। ठीक है, तो यानी वो पॉइंट काफी कॉस्ट पॉइंट में चला गया। तो ये पॉइंट यहाँ पर उसका वैल्यू हमें मिल जाता है। यानी ये सारी चीजें हमारे इसी यूनिट बेस पर चलने वाली कीमत की विजुअल्स लगेंगी। यानी ये जो निकाली गई हैं सवा, आधा, पौना एंड फुल, ये उसी बेस पे। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि एक लीकर लेने के लिए भी हमें इसी यूनिट का इस्तेमाल लेना पड़ता है। यानी अधिया, पौवा, क्वार्टर, ये सारी वही चीजें हैं। यानी ये उसी यूनिट की वैल्यू है, उन्हीं यूनिट को कैलकुलेट करना। अब देखो ये मैक्स में यूज कहाँ होगी, यहाँ इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ मैट्रिक 4 टाइप के यूनिट बताए थे मैंने आपको, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो पहले हम चलते हैं मिलीमीटर की तरफ। अगर ये मिलीमीटर है तो इसके अंदर का ये यूनिट भी मिलीमीटर होना चाहिए से। ओके, अब देखोगे नेक्स्ट पार्ट में ये मिलीमीटर की वैल्यू आ गई, यानी 1 ग्रिड बराबर 10 mm के। यहाँ पर 1 ग्रिड ब्लॉक की जो कीमत आ गई इस समय 10 mm की यूनिट की वैल्यू के बराबर की है। तो यहाँ पर एक बना के देखता हूँ मैं, एक रेक्टेंगल, इधर कहीं भी बना दो, उसकी वैल्यू डाल दो सीधी 10 mm। 10 mm का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। यानी ये एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के बराबर का है। यानी अगर मैं इसके स्नैपिंग से ऑन कर लूँ 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ग्रिड एंड वर्टेक्स के साथ, इसको लगा के मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो ये एक ब्लॉक की कीमत यहाँ पर मुझे 1 सेंटीमीटर के बराबर मिली है। अब मुझे किसने बोल दिया 10 सेंटीमीटर निकालो, तो शिफ्ट का इसकी कॉपी निकाल लो और इसमें 9 और भर दो, ये 10 सेंटीमीटर हो गया इतना। और 10 बाय 10 का सेंटीमीटर ऊपर निकाल दो वाई में, तो ये 10 बाय 10 की और 9 कॉपी निकाल दो यहाँ पर। ये होगी हमारे पास टोटल 100 ब्लॉक्स, 100 ब्लॉक्स। 100 ब्लॉक्स का मतलब है कि ये वैल्यू हमें काफ़ी अच्छी तरीके से मिल गई। और ये 100 ब्लॉक्स देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखो नीचे लिखा आ रहा है 100 ब्लॉक। यानी अगर 10 into 10 becomes 100 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, राइट, समझ में आ रही। यानी अगर ये 10 का यूनिट है तो 10 into 10 कितना हुआ 100, 100 into 100 कितना हो गया 1000 स्क्वायर मिलीमीटर। ये मिलीमीटर की वैल्यू बताई जा रही है। अब इसी बेस में अगर मैंने एक, अब सिंगल सा, इसको हम 2 पार्ट में जोड़ते हैं, एक मेजर ग्रिड और एक माइनर ग्रिड। मेजर ग्रिड जो अभी हमें इस समय दिख रहा है, यानी 100 into 100 वाला, यानी इधर है ये, अगर 10 mm है तो ये 10 into है, 10 into 10 becomes 100 and 100, तो ये मेजर ग्रिड बन चुका है। लेकिन माइनर ग्रिड कौन सा है, ये सिंगल यूनिट ओनली। माइनर ग्रिड में सिंगल वैल्यू एंड मेजर ग्रिड में 10 की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। अब मान लो मुझे इसका एक स्केल बनाना है, यूनिट स्केल में मुझे पता करना है कि हमारी ये छत जमीन से लेकर के फ्लोर तक की हाइट कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। ये 10 फीट होती है और 10 फीट में कितने mm होते हैं, कौन बता सकता है 10 फीट में कितने mm होते हैं? यस, ऑनलाइन में कोई बता सकता है 10 फीट में कितने mm होंगे? सर 1000 mm। आपने बताया 1000 mm। और किसी को नॉलेज हो इसके बारे में? Anybody else? ये देखो, समझो इस चीज को भी। ये मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूं यहाँ पर, कैलकुलेटर। पता है कि 1 इंच में हमारे पास होते हैं 25.40 mm, राइट। और 1 फीट में कितने होते हैं इंच, 12। इसको कर दो इंटू बाय 12, ये आ गया 1 फीट की वैल्यू।
और मुझे क्या पता करना था 10 फीट, तो इनटू बाय क्या कर दोगे 10 बराबर आ जाएगा ये 10 फीट में आ जाएंगे 3048 mm। यानी हमारे एक फ्लोर की ग्राउंड से लेकर के छत तक की हाइट जो है वो 3048 mm की होगी। सर फिर से तो इसे बताइए, राउंड फिगर माना जाता है 3000। सर फिर से बताइए एक बार। दोबारा देखो कि अगर 1 इंच में 25.40 mm होते हैं, 1 इंच की वैल्यू 25.40 mm की होती है, तो हमने इसको निकालना है 1 फीट की वैल्यू। तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12, तो इसको कर दोगे इनटू बाय 12, तो ये उसके 304.8 mm जो निकलेंगे वो 1 फीट के निकलेंगे। और मुझे 10 फीट निकालना था, तो इसलिए मैंने कर दिया इनटू बाय 10। इसी वैल्यू को 10 से भाग कर दोगे, सॉरी इंटू कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मिल जाएगा 3048 mm यूनिट। तो यानी राउंड फिगर हम लेकर के चले थे उसको 3000 mm। यानी एक फ्लोर की जो हाइट रहेगी वो 3000 mm की रहेगी, जिसमें 48 को हम राउंड फिगर 50 मान करके चल रहे हैं, तो 50 हमारा लेंटर का हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है ऑनलाइन भी? यस सर। सो ये वाला प्रोसेस हमारा यहाँ पर काउंट में जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर इसका यूनिट बनाने का एक तरीका हमें मिल जाता है। अब इसी यूनिट को हम बनाएंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब अभी ये क्या 10 फीट के बराबर है कि 10 फीट से छोटा है? छोटा है। तो अगर मैं 10 फीट देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर 10 फीट बराबर कितना, तो एक रेक्टेंगल बना के देख लो। यहाँ इसकी रेक्टेंगल में वैल्यू भर दो, कितनी 3048 ये हमारी 10 स्क्वायर फीट की वैल्यू होगी। तो यानी हमारी जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 10 फीट की इसके बराबर होगी, इसके बराबर। ये 10 फीट की हाइट है ये वाली, और इसे 10 फीट यानी लेंथ में भी 10 फीट और हाइट में भी 10 फीट। तो इसको देखने के लिए चलते हैं यहाँ पर टेप, हेल्पर्स, टेप के ऊपर क्लिक, और टेप में फीट वैल्यू को कैलकुलेट करवा लो ओनली वर्टेक्स स्नैप के साथ। और इसको इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में देखो कितना यूनिट आ रहा है यहाँ पर 3048 यानी 10 फीट। तो क्या ये 10 फीट है? तो ये जानने के लिए यहाँ चल लेते हैं कस्टमाइज में, यूनिट सेटअप में। इसी वैल्यू को हम डेसिमल फीट में डाल देते हैं, राइट। डेसिमल फीट में डाल दिया, और इसके बीच की जो वैल्यू है ये भी मैंने रख दी मिलीमीटर की बजाय फीट, और इसे कर दिया ओके, और बाहर कर दिया ओके। और इसकी वैल्यू अब देखो कितनी आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 3048 फीट वैल्यू आ रही है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को एक्यूरेटली कैलकुलेट करवाना है बाय यूनिट सेटअप विद द वैल्यू ऑफ इंच। कहाँ चले जाओगे, मिलीमीटर, और इसे कर दोगे ओके। तो यहाँ पर अब आप देखो क्या लिखा आ रहा है, साफ देखो क्या लिखा आ रहा है, 10 फीट 0 इंच। का मतलब अब यहां से लेकर के यहां तक इसकी हाइट भी क्या है, 10 फीट 0 इंच। यहाँ पे लिखा वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर ये देखो ये वैल्यू दिख रही है सबको। तो यानी ये वैल्यू इस समय 10 फीट के बराबर की वैल्यू है। तो इसका मतलब मेरा एक फ्लोर की जो हाइट है वो 10 फीट इतना होगा, और ये फ्लोर के हिसाब से ये क्या होगा, बहुत छोटा एरिया। ये वाला जो एरिया आपने देखा था बहुत छोटा था, ये एरिया देखो कितना बड़ा है, ये बड़ा है। अब इसमें देखो नीचे ग्रिड बराबर कितना आ गया, एक ग्रिड की वैल्यू 3.937 इंच के बराबर की है। यानी एक ग्रिड की वैल्यू इस समय ये चल रही है। कारण क्योंकि इसमें हमने ग्रिड के अंदर की स्ट्रेंथ वैल्यू हमें छोटी कर दी। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे 2 टाइप के यूनिट चलेंगे। वो 2 टाइप के यूनिट कौन कौन से हैं ये देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम कॉम्पैक्ट
यूनिट और यूनिट्स, दूसरा आ जाता है एक्सपैंड यूनिट और यूनिट्स। आप सबने फिल्म देखी है मक्खी? मक्खी फिल्म देखी है ना, राइट? उसमें मक्खी कैसी है? मक्खी कितनी होती है? छोटी सी, लेकिन उसे प्रोजेक्शन के थ्रू कितना बड़ा करके दिखाया उन्होंने, प्रोजेक्शन के थ्रू। इसका मतलब जब उस मक्खी की डिटेलिंग अगर आप देखोगे तो डिटेलिंग देख के हैरान हो जाओगे। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उस मक्खी को 5000 गुना बड़ा करके उसकी डिटेलिंग निकाली गई, और फिर उसे जब प्रोडक्शन पे लगाया गया वापस, वो अपने ओरिजिनल रियल साइज पे ले लिया गया। इसका मतलब जब मेकिंग की गई उसे एक्सपैंड करके उस यूनिट को बड़ा करके बनाया गया, उसे डिटेल देने के बाद उसे वापस कॉम्पैक्ट करके रियल वर्ल्ड में जाके प्रेजेंटेशन में दिखा दिया गया। उम्मीद है बात समझ में आ रही है सबको, राइट? तो यानी इस प्रोसेस को कॉम्पैक्ट एज वेल एक्सपैंड यूनिट के बेसिस के अकॉर्डिंगली यूज किया जाता है। लेकिन हमारा यह आर्किटेक्ट से इसका क्या मतलब? आर्किटेक्ट में इसका बहुत गहरा मतलब है। जैसे मान लो आप एक सोसाइटी के अंदर जब जाते हो, बाहर एक मैप लगा रहता है, उस मैप का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, लेकिन उस मैप में पूरी सोसाइटी का विजुअल वहां पर प्रेजेंस में दिखाई देता है। यानी इसमें 16 मकान है, 50 मकान है, 20 मकान है, वो मैप के अंदर डिस्प्ले होगा, और मैप का साइज छोटा होगा, और कितने मकान होंगे उसी मैप के अंदर वो उतने मकान वहां पर डिस्प्ले में दिखा रखे होंगे। लेकिन उसका एक्चुअल यूनिट लिख दिया जाएगा 1:36, यानी या 1:40, 40 गुना उस प्लॉट के वैल्यू को छोटा करके वहां पर दिखाया गया। ये बात समझ में आई, राइट? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पैक्ट प्रोसीजर्स। अगर कोई सेम चीज छोटी से बड़ी करके दिखानी हो तो वो एक्सपैंड बॉडी लगेगी, अगर बड़ी से छोटी करके दिखानी हो तो कॉम्पैक्ट यूनिट की वैल्यू लगेगी। ये दो चीजें मेथड में यूज होगी। यानी अब एक बात तो साफ समझ आएगी कि सोसाइटी के बाहर जो लगा हुआ मैप है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट है कि एक्सपैंड? ये कॉम्पैक्ट बॉडी है। इस तरह से मान लो अगर वही सेम चीज हम फिल्म प्रोडक्शन की बात करें, मक्खी वाला कंसेप्ट, ये एक्सपैंड बॉडी होगी। यानी एक्सपैंड में डिटेल निकाली गई, निकालने का रियल वर्ड के ऊपर उसे वापस डीस्केल करके छोटा करके दे दिया। यानी रियल स्केल वॉज 100%, लेकिन उसका जो मेकिंग परसेंटेज था वो था 5000 बिगर देन दी नॉर्मल साइज, 5000 गुना बड़ा, इसलिए उसे एक्सपैंड बॉडी के थ्रू कैलकुलेट करवाया गया। वही सेम चीज हमारे यहाँ पर आएगी। अब इसमें से ये चीज नोटिस में रख लेनी है, मैथ्स के अंदर जब हम यूनिट डिसीजन दे रहे हो उस समय इस चीज का हमें खास ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ कस्टमाइज में यूनिट सेटअप, ये जो यूनिट है हमारा डिस्प्ले यूनिट है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये वाला यूनिट है जो सिस्टम यूनिट दे रखा है, ये हमारा यूनिट उसको या तो कॉम्पैक्ट करेगा या एक्सपैंड करेगा, ये ध्यान रखना है। जितनी ग्रेड है सर, हाँ, वो कितना एरिया हो? वो बहुत अनलिमिटेड एरिया है, अनलिमिटेड एरिया। हाँ, जितना हमें बनाना है हम बना सकते बड़ा ग्रेड होगा फिर उतना आप एक्सपैंड हैं। बिल्कुल राइट। मान लो इसको मुझे बनाना है, पूरा भारत का नक्शा बनाना है, इसमें बड़े आराम से बन जाएगा। पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है, वो भी बन जाएगा। है यूनिट का कैलकुलेशन वो हमें देना होगा, ठीक है? वो कॉम्पैक्ट होगा या फिर एक्सपैंड। अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक दिल्ली तो आपको पता है ना कितने किलोमीटर बड़ी है? लगभग 250 किलोमीटर। दिल्ली जो है 250 किलोमीटर तक की बड़ी है, और अगर वो दिल्ली का मैप मुझे A4 शीट पे बनाना हो तो क्या बना सकते हैं? आंसर यस और नो? यस, यस। प्रॉपर साइज आपके हिसाब से यस, ठीक है। मैं आपके हिसाब से, विनीत आपके हिसाब से अगर दिल्ली का मैप मुझे A4 शीट पे बनाना हो तो क्या बना सकते हैं 1:1 पर? यस सर। अच्छा, आपके हिसाब से यस। पलक आपके हिसाब से कुछ अंदाजा बताओ। 1:1 पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपके हिसाब से, और आपके हिसाब से
101% ये पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि 1:1 का मतलब है 100% ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज कितना है? 250 किलोमीटर बड़ी दिल्ली, और 250 बड़ा कैनवस नहीं है, 250 किलोमीटर का कैनवस नहीं है हमारे पास। कॉम्पैक्ट में ये काम जाएगा, यानी ये प्रोसीजर कॉम्पैक्ट में बनेगा। कॉम्पैक्ट के अंदर ये इट इज पॉसिबल, नॉट ऑन A4 शीट 1:1 के ऊपर। 1:1 के ऊपर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस पे बनेगा, ये कॉम्पैक्ट पे बनेगा। ये सवाल तो वैसे करोड़ का था, 1 करोड़ का। ठीक है, एक्चुअली रेशियो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहे हैं। पॉइंट तो सही था। नहीं 1.1 था ना, वो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि देखो जब मैंने एक्सप्लेन करा ना ये वाला 1:1, हाँ समझ गया सर, समझ गया आपका। ये वाला 1:1 हमारा 100% था ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल स्केल के ऊपर ओरिजिनल स्केल की वैल्यू 250 किलोमीटर है, तो 250 किलोमीटर बड़ा कैनवस हमारा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कॉम्पैक्ट रेशियो के अंदर जाके डिजाइन करना पड़ेगा। फिर इसका 1 आ जाएगा 1:5000, यानी इसका 5000 गुना छोटा कर दें तो जाके हमारा साइज बहुत छोटा बन के आ जाएगा आउटपुट। तो ये पॉइंट हमारे को इस कैलकुलेशन के बेस पर ये वाला मेथड हमें दे दिया गया कॉम्पैक्ट के। और वही सेम चीज़ जो मक्खी वाला एग्जांपल दिया मैंने, वो एक्सपैंड यूनिट का प्रोसीजर है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हमें कॉम्पैक्ट के बाद आना ही पड़ेगा, यानी मिनिमम स्केल पर हमें फिर वापस पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन बनेगा वो हायर स्केल पर, और जब आएगा वापस तो छोटे स्केल पर, यानी रियल वर्ल्ड के ऊपर, जिसे 1:1 स्केल बोला जाता है, उस पर डिस्प्ले दे दिया। तो आई थिंक सो प्रोसीजर समझ में आ रहा है। हाँ, आज इतना ही रखेंगे। इस पे ध्यान देना कि ये जो यूनिट लिखा हुआ है, ये जो हमारा ये यूनिट है, ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है जो हमें दिखाई देगा, और ये जो यूनिट है ये हमारा उसी यूनिट को या तो कॉम्पैक्ट करेगा या फिर एक्सपैंड करेगा। ये तो कैलकुलेशन सर वो हो जाएगा ना, बिल्डिंग प्लानिंग के लिए, प्लान्स के लिए ये काम। हाँ, ये प्लानिंग के लिए काम में आएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल एक छोटा देता हूँ, लेकिन वैसे मैं अगले सेशन में दूंगा इस पे एग्जांपल पूरा ढंग से, तो उसमें ये कंफ्यूजन ना आए। ये देखो, एक चलते हैं वापस चलते हैं, इसको रीसेट करते हैं वापसी। इधर चलते हैं कस्टमाइज में, यूनिट सेटअप में। फर्स्ट पहला काम हम कर लेते हैं यहाँ पर, इसको नॉर्मल जेनरिक नॉर्मल जो डिफॉल्ट है, और इस डिफॉल्ट में मैंने रख दिया इसको मिलीमीटर की बजाय कर दिया इंच। तो 1 इंच का डिस्टेंस कितना होता है? मान लो अगर मैं ये मिलीमीटर की बात करूं तो 1 इंच का डिस्टेंस कितना होगा? 2.40 मिलीमीटर, सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, यानी एक डिस्टेंस यूनिट का वो 2.5 सेंटीमीटर का रहेगा। लेकिन वो मिलीमीटर की बात की जा रही है तो क्या होगा? वो 25.40 का डिस्टेंस होगा। ये वैल्यू ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर एक डिस्टेंस बताया गया ये वाला, ये ऑरिजिन से ये डिस्टेंस बताया गया ये वाला। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पहली वैल्यू क्या लिखी है? फीट। इधर देखो पहली वाली वैल्यू कौन सी लिखी है इसमें? फीट। दूसरी वैल्यू लिखी है इंच, 1.0 इंच। तो इसका मतलब यहाँ पर ये यूनिट कौन सा चल रहा है? इंच, और ये 1 यूनिट के बराबर का। ठीक है, अगर मैंने इसी यूनिट को अब पहले कर दिया ओके, इसका 1 यूनिट देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? ग्रेड बराबर 10 यूनिट। और मुझे ये 10 यूनिट नहीं लेना, मुझे 1 ग्रेड बराबर 1 यूनिट ही लेना है। ये मैंने वहां पे कन्वर्ट करा। अब 1 ग्रेड की वैल्यू मुझे लेनी है 1 ग्रेड बराबर 1 यूनिट, ये भी 10 है। ये वाला ये तो वो कैलकुलेटिंग होती है, वो विंडो के साथ यूज होता है। ठीक है, अब ये वाले पार्ट में मैंने इसमें दे दिया ये वाला पार्ट, ये इसमें मैंने दे दिया यूनिट, जेनेरिक यूनिट। ये जेनेरिक यूनिट का मैंने इस्तेमाल ले लिया यहाँ पर, और इसे मैंने कर दिया ओके।
और इसके अंदर सिस्टम यूनिट में चले गए, सिस्टम यूनिट जो कि कंपैक्ट करेगा, एक्सपांड करेगा। 1 यूनिट इक्वल टू 1। नेक्स्ट में बताएं, ये लेवल एक्सपेंड हो गया। हाँ, तो वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर नहीं, फ्राइडे को नहीं आऊंगा। फ्राइडे को आई एम ऑन ऑफ, बिकॉज फ्राइडे को मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। फ्राइडे को मुझे कहीं काम से निकलना है। हाँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर कर्नाटक। तो कर्नाटक किसी पर्पस के लिए जा रहा हूँ, कोई काम से। यानी पहले जाऊंगा महाराष्ट्र से कर्नाटक, तो कुछ पर्पस के लिए जाना था, इसलिए। यानी मेरे 3 दिन लग जाएंगे। 1 दिन यहाँ की छुट्टी जा रही है, 1 दिन आपकी छुट्टी जाएगी यहाँ पर ब्रिज जा रही है, और मंडे ऑनवर्ड फिर आपका सेशन बैठ, ठीक है। यानी नेक्स्ट आपकी क्लास जो है, यानी फ्राइडे की क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट फ्राइडे को, यानी दिस कमिंग फ्राइडे को आई एम नॉट अवेलेबल इन द सेंटर। तो आप सबको भी ऑनलाइन डे मैंने बता दिया, राइट। तो वैसे मैं ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। हाँ, तो हाँ, मैं अटेंडेंस आपकी लगा देता हूँ, आपकी जिसकी रह गई है। तो जस्ट लेट चेक आउट योर अटेंडेंस फर्स्ट, क्योंकि अब अगले जो जितने भी टॉपिक्स हैं, ध्यान रखना, अगले टॉपिक्स में से कोई भी क्लास सेशन आप मिस नहीं करना, क्योंकि इसका रिपीट बैकअप नहीं है। तो अगर ये मिस कर गए, वो यूनिट मिस हो गया, तो आगे प्लानिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आपको बन सकती है। हाँ भाई, मॉडलिंग तो कोई दिक्कत, इसमें कोई रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिट एक बार लग गया, फिर ऑटोकैड में स्विच कर जाएंगे सीधा, और उस ऑटोकैड के अंदर सारी सिचुएशन हमारी हैंडल। ऑटोकैड उनका नहीं है जो डिग्री स्टूडेंट है, ठीक है, वो एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला है। वो डिग्री वालों का नहीं है। अगर डिग्री नहीं है तो ऑटोकैड